Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 2, week number 15. Last time we have been discussing about the flow control mechanism जिसमें हमने selective simple protocol देखा था और stop and wait और go back है. आज हम इससे आगे चलेंगे और ये हमारे पास एक एग्जांपल और है go back and की जो हम दोबारा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं. इस एग्जांपल में जिसे हमने पहले बात की थी कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में गो बैक एंड के अंदर रिसीव विंडोज का साइज जो है ना वो 1 इक्वल टू 1 स्लॉट होता है. ठीक है जी बात. यहाँ पर जो आपका सेंडिंग विंडो है उसका साइज ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है मतलब, और वो हमने पढ़ा था कि इट शुड बी लेस देन 2 रेज़ टू पावर n. अच्छा, अब यहाँ पे जो आपने ये देखें पैकेट नंबर 0 हमने सेंड किया, वो मिल गया. पैकेट नंबर 1 एक 1 आ गया, यानी कि पैकेट नंबर 0 मिल गया है और 1 अब एक्सपेक्टेड. तो उसके बाद पैकेट नंबर 1 सेंड किया गया, 2 और 3 सेंड किए गए. 3 एंड जो है ना पैकेट नंबर 1 जो है उसकी एक यानी कि एक नंबर 2 जो है वो लॉस्ट हो गई. 3 और 4 एक जो है वो पहुंच गई. अब जब एक नंबर 3 पहुंची तो इसका मतलब ये है कि अगर एक 2 लॉस्ट हो भी गई थी तो एक्ट 3 ने ये बता दिया है कि पिछले 2 पैकेट जो हैं वो आपके सही मिल गए हैं. हर नेक्स्ट जो ऐप है वो पिछले तमाम पैकेट्स का जो है ना वो ये तो इशारा देती है कि वो पहुंच गए. गो बैक एंड के अंदर अगर कोई हमें एक नेक्स्ट जो है वो ऐप मिल जाए और कोई प्रीवियस ऐप ना मिली हो तो इसका मतलब ये है कि इसके मिलने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस जितना डाटा भेजा गया वो सारा पहुंच गया. ये बात. तो इसलिए एक्ट 3 जो है वो ये कंफर्म कर रही है कि पैकेट नंबर जो आपने 012 हैं वो आपके 012 ये 3 पैकेट सक्सेसफुली पहुंच गए हैं. ये वाली एक्ट इसको बता दी. और अब रिसीवर एक्ट पैकेट नंबर 3 की जो है ना वो सीक्वेंस नंबर 3 जो है उसको एक्सपेक्ट कर. अब उसने पैकेट नंबर 3 भी भेज दिया है लेकिन उसको मिला नहीं. जब वो उसको मिलेगा तो वो एक स्टेप आगे एडवांस कर जाएगा और एक्ट नंबर 4 भेजेगा तो ये भी एक स्टेप आगे चले जाएगा. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ 2 जब लॉस्ट हुई तो अब ये वेट कर रहा था कि पैकेट नंबर 1 जो है उसकी मुझे एक आए. तो पैकेट 1 इसको मिला, उसने एक 2 भेजी, वो लॉस हो गई. फिर से पैकेट नंबर 2 भेजा, उसने एक 3 भेजी, वो इसको मिल गई. तो इसको पैकेट नंबर 2 की एक मिली जो कि एक 3. तो ये बेसिकली यहाँ पे इसको जो एक मिली वो इन 2 पैकेट्स की मिल गई. जो एक 3 ने इन दोनों का एक्नॉलेज कर दिया, हालांकि वो वेट इसका कर रहा था लेकिन एक इसकी आ गई पहले, इसकी एक नहीं आई क्योंकि वो लॉस्ट हो गई. लेकिन अगर अगले पैकेट की एक आ गई है इस पैकेट की तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस वाला भी सक्सेसफुली पहुंच गया. इसलिए उसने क्या किया, आपने एस एफ जो है जो नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग जो होता है ना, एस एफ क्या होता है, ये वो पॉइंटर होता है जो बताता है कि आपकी कौन सी जो स्लॉट है वो आउटस्टैंडिंग है जिसका अभी एक आनी है. तो इसका मतलब है कि वो एक 2 ने ये बता 3 ने ये बता दिया कि प्रीवियस 1 2 आ चुके हैं. अब एक 3 का मतलब ये है कि पैकेट नंबर 3 की जो एक है वो एक्सपेक्ट कर रही जो है ना रिसीवर. इसलिए वो अपने अपने जो पॉइंटर को 2 स्टेप आगे ले आया. 2 स्टेप देखिए, एक 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 के आने से 2 स्टेप आगे ले आया क्योंकि प्रीवियस एक लॉस्ट हो गई थी. तो ऐसा होता है कि एक नेक्स्ट एक अगर आ जाए तो वो पिछले तमाम को बेसिकली गो बैक एंड के अंदर एक्नॉलेज कर सकती है. ठीक है, अब ये 3 पे है क्योंकि 3 की एक अभी नहीं आई. जब ये पैकेट नंबर 4 की यानी कि जो है ना 3 मिलेगा और एक 4 आएगी, इसका मतलब क्या है कि अब उसको पैकेट नंबर 3 भी मिल गया है और अब वो 4 क्या वेट कर रहा है. तो हमने बात की थी कि जो एक में नंबर होता है वो नेक्स्ट पैकेट जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसका सीक्वेंस नंबर होता है. तो इसको पता चल गया कि 3 भी पहुंच गया तो फिर ये एक स्टेप और आगे आ गया और अब यहाँ आ गया. अब इसने 4 भेजा नहीं है इसलिए आपको ये ब्लैंक नजर आ रहा है. जब भेजेगा तो इसको भी ब्लू कर दिया जाएगा. तो इसलिए बताया जाएगा कि गो बैक एंड के अंदर बेसिकली क्या होता है. ठीक है. अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं जी. ये वाली एग्जांपल देखिए. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैकेट 0 भेजा हमने, वो सही पहुंच गया, उसकी एक भी हमने भेज दी, वो सही. पैकेट नंबर 1 भेजा, वो नहीं पहुंचा, 2 और 3 भेज दिए. अब जब पैकेट नंबर 1 हमने भेजा तो वो नहीं पहुंचा और ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पैकेट नंबर 1 आना चाहिए. अच्छा, लेकिन 2 और 3 जब आए तो उसने कहा कि उनका जो सीक्वेंस नंबर है वो 2 और 3 था तो वो मैच नहीं करेगा, तो ये उन पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा दोनों को. हालांकि वो सक्सेसफुली रिसीव हुए लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर हुए. तो इसका मतलब है कि विंडो साइज अगर 1 हो तो इसका नुकसान क्या है कि ये सिर्फ इन ऑर्डर डिलीवरी कर सकता है कि जो पैकेट वो एक्सपेक्ट कर रहा है वही आ सकता है. अगर आउट ऑफ ऑर्डर कोई पैकेट आ गए तो उसको वो डिस्कार्ड कर देगा. तो यहाँ पे नुकसान यही हुआ कि आपने पैकेट एक अच्छा खासा रिसीव करके 2 पैकेट उनको डिस्कार्ड कर दिए.
अच्छा एक फिर आप किसकी भेज रहे हैं, 1 और 1 की दोबारा भेज रहे हैं कि भाई मैं तो पैकेट नंबर 1 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप 2 और 3 भेज रहे हैं। अब उसको तो नहीं पता कि 1 उसने भेजा था वो लॉस्ट हो गया, तो इसको जब भेजेगा तो ये जब टाइम आउट होगा, टाइम आउट के बाद इसने क्या करना है कि इस वक्त अगर आप देखें आपकी 1 की एक अभी नहीं आई, लेकिन आप 1 2 3 भेज चुके थे, देखिए 1 2 3 आप भेज चुके थे, तो अब आपका जो पॉइंटर है नेक्स्ट सेंड करने वाला वो यहाँ है। लेकिन जब आपका टाइम एक्सपायर होगा तो ये वापस गो बैक एन चला जाएगा बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पे। तो अगर आप देखें एस एन जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ आ चुका है, इसका मतलब ये है कि इसे कहते हैं गो बैक एन, कि वापस स्टार्ट पे चल जाए और पैकेट नंबर 1 2 3 दोबारा से रीसेंड करे। अगर आप देखें तो पैकेट नंबर 1 2 3 जो है उसने रीसेंड किए तीनों। अब जब ये रीसेंड करेगा तो पैकेट नंबर 1 इसको मिला, ये आगे चला गया, एक 2 भेज दी, पैकेट नंबर 2 मिला आगे चला गया, एक भेज दी, पैकेट नंबर 3 मिला, ये आगे चला गया और एक भेज दी। अब पैकेट डिस्कार्ड नहीं करता। एक्ट 2 इसको मिली तो इधर से ये एक स्टेप आगे आ गया, एक्ट 3 मिली ये एक स्टेप आगे आ गया और एक्ट 4 मिली तो एक स्टेप आ गया। तो यहाँ तक तो काम हमें समझ था, लेकिन असल बात जो समझ आ रही थी कि गो बैक एन का क्या मतलब है, कि जब उसको कोई पैकेट लॉस्ट होता है तो वो उस लॉस के केस में वो विंडो के स्टार्ट में चला जाता है। तो एक नुकसान तो यह कि विंडो के स्टार्ट में गया और ये पैकेट्स दोबारा रीसेंड कर दिए। इधर से नुकसान ये किया कि सही रिसीव होने वाले पैकेट्स को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि आपके पास जो रिसीव विंडो है वो रिसीव विंडो का साइज जो है 1 है, वो मजीद पैकेट जो आउट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं उनको वो होल्ड कर ही नहीं सकता। इसका इलाज क्या है, इसका हल ये है कि फिर आप रिसीव विंडो का साइज बढ़ा दें, लेकिन उससे हमारा जो मैकेनिज्म है वो बदल जाएगा। इसलिए हम इसको अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो है सिलेक्टिव रिपीट, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इसमें आप रिसीव यहाँ से ये तो हमें पता है कि क्या होगा, जब हम रिसीव विंडो का जो साइज है वो हम क्या करेंगे बढ़ा दें, एक से जायद कर दें। इस तरह सेंड विंडो का साइज भी एक से जायद होगा। तो ये हमारे पास है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, पैकेट नंबर 0 जब हम अब देखें सेंड विंडो का साइज भी 4 है और रिसीव विंडो का साइज भी 4 है, और बफर का साइज हमारे पास कितना है 8 है, 0 से लेकर 7 तक हमारे पास बफर है 8। यहाँ भी बफर 8 तक, 0 7 8 का है, लेकिन हमने क्या किया विंडो का साइज कितना रखा हुआ है 4 रखा हुआ है, इधर भी 4 इधर भी 4। अच्छा अब पैकेट 0 आपने सेंड किया, पैकेट 0 को मिला, ये आगे मूव कर जाएगा। और अब सिलेक्टिव रिपीट में हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात, कि जो पैकेट रिसीव हुआ उसकी ही ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप देखें अब विंडो में से किसी कोई भी पैकेट किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, तो जो पैकेट आया है उसी को ऐड करना है। यहाँ पे अब सीक्वेंस नंबर जो है वो मैच करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट में, कि पहले जो एक्ट थी वो नेक्स्ट पैकेट एक्सपेक्टेड बताते थे, लेकिन अब जो एक्ट है वो बताती है कि कौन सा पैकेट रिसीव हो गया उसकी एक्ट है, एग्जैक्टली वही नंबर होता है। तो 1 पैकेट नंबर 0 मिला उसकी एक्ट चलेगी, ठीक है, उसने टाइम खत्म कर दिया यहाँ पे। फिर पैकेट नंबर 1 उसने सेंड किया, 2 सेंड किया, 1 दरमियान में लॉस्ट हो गया, 2 उसको मिल गया तो उसने देखें एक्ट 2 भेजी, 1 नहीं भेजी। अब यहाँ जो एक्ट 2 आई है उसका मतलब ये है कि पैकेट नंबर 2 तो उसको मिल गया, लेकिन 1 अभी तक नहीं मिला क्योंकि उसको 1 की एक्ट नहीं मिली होगी। तो यहाँ पे हर पैकेट की एक्ट आएगी, और यहाँ पे कमुलेटिव एक्ट वाला चक्कर नहीं है कि अगर कोई नेक्स्ट एक्ट आपको मिल गई है तो प्रीवियस वाला पहुंच गया है, यहाँ पे वो वाली बात नहीं होगी फिर, ठीक है, वो सारी बातें आनी है, क्योंकि यहाँ पे एक में जो नंबर है वो उस पैकेट का नंबर है जो रिसीव हुआ है। तो अगर आपको सेंडर साइड पे किसी पैकेट की एक नहीं मिली, इसका मतलब यह है कि उसको रिसीव नहीं हुआ। तो हुआ ये है यहाँ पर, इसने पैकेट नंबर 1 भेजा, 2 भेजा, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये वेट कर रहा है एक्नॉलेजमेंट की पैकेट नंबर 1 की आएगी, लेकिन और उसके बाद हम पैकेट नंबर 2 भी भेज दिया। अब एक जो है वो 2 की पहले आ गई, ठीक है, तो ये अभी भी कहाँ पे अड़ा हुआ है, ये 1 पे अड़ा हुआ है, ठीक है, ये बात अब अभी भी 1 पे अड़ा हुआ है, एक्ट 2 की आ गई है। अच्छा इधर क्या हुआ, जब पैकेट नंबर 2 आया तो इसने 2 को रिसीव कर लिया, अपने पास रख लिया डिस्कार्ड करने की बजाय, हालांकि ये 1 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये 2 आ गया तो उसको इसने रख लिया, डिस्कार्ड नहीं किया। फिर पैकेट नंबर 3 आ गया, इसने 3 को भी 2 को भी रख लिया, 3 को भी रख लिया, और पैकेट नंबर 3 की एक्ट भेज दी। अच्छा एक्ट भेजने से क्या हो रहा है, एक्ट भेजने से क्या हो रहा है कि आपका एस एन जो है वो आगे मूव करता जा रहा है, एस एन, लेकिन एस एफ वहीं का वहीं है। क्यों, ये तब मूव करेगा बेसिकली जब 1 की एक आ जाएगी। तो विंडो आपकी जो है 1 2 3 आपके ये पैकेट जो है पहुंच चुके हैं, अब नेक्स्ट पैकेट जो टू सेंड है वो है 4। अच्छा अब इसमें 3 जो है वो ब्लू है क्योंकि 3 की एक अभी तक नहीं आई, तो इसका मतलब है कि जब आप ये सेंड करेंगे 3 की एक, तो 3 की एक आई, 3 भी यहाँ से क्या कर दिया उसने, ब्लू से खत्म करके उसको ग्रे कर दिया, मतलब 3 की एक भी आ गई। अब 1 पे उसका पॉइंटर अड़ा हुआ है कि 1 की एक अभी तक नहीं आई। अच्छा इवन
तो टाइम गुजर गया और टाइम आउट हो गया। जैसे ही टाइम आउट हुआ तो अब इसने नोट, इसको पता है कि ऑलरेडी किस किस की एक आ चुकी है। यहाँ इसको पता है कि मैंने 2 3 ऑलरेडी रिसीव कर लिया हुआ है। तो इसने बेसिकली क्या किया, वो कि वो जिसकी एक नहीं आई थी, पैकेट नंबर 1, वो वाला पैकेट इसने रीसेंड कर दिया, सिर्फ एक पैकेट, पूरी विंडो नहीं, गो बैक एन नहीं किया, क्योंकि इसको पता है आप कि कौन कौन सा पैकेट ऐड हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ। तो जिसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है वो इसने पहले ही ग्रे कर दिए थे, और जिस पे इसका पॉइंटर था, वो जिस पे पॉइंटर था वो इसने मूव किया, तो वो उसकी है कभी वो, तो वो रीसेंड होगा। तो ये सिलेक्टिव रिपीट इसलिए कहते हैं कि आप सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पैकेट हमारी विंडो में से एक नहीं हुआ, तो सिर्फ वही रिपीट किया जाता है। सिलेक्टिव रिपीट इसको इसलिए कहा जाता है। गो बैक एंड होता है कि सब दोबारा भेज दिए। और देखें, जो पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर आए वो हमने रिसीव कर लिए, तो इसको कि सिलेक्टिव रिपीट दो काम करता है। एक तो आउट ऑफ ऑर्डर रिसीविंग भी कर लेता है कि देखें 1 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 3 आए, वो रिसीव कर लिए। इसके अलावा वो अगर आप देखें कि रीसेंट जब करने की बारी आएगी, तो जो जिसकी एक यहाँ पे रिसीव नहीं हुई, लेकिन 2 3 की रिसीव हो गई थी, 1 की नहीं हुई, सिर्फ वही इसने रीसेंड किया। और अब जब उसको मिल गया पैकेट, तो वो एक 1 भेजेगा कि हाँ मुझे 1 भी मिल गया। अच्छा, जैसे ही इसको 1 मिलेगा तो इस विंडो में अब ये वाला भी मिल गया। अब तीनों पैकेट मिल गए, तो ये अपनी विंडो को 3 स्टेप आगे ले जाएगा, यानी कि यहाँ से ऐसे कर लेगा विंडो को अपनी। तो आप देखें, ये इसने विंडो को 3 स्टेप आगे, क्योंकि ये इन दो की तो पहले ही एक आज रिसीव हो चुके थे ये दो, और इस ये अब ये भी रिसीव हुआ है 1, इसलिए उसने कहा कि 1 2 3 रिसीव हो चुके हैं, वो ग्रे थे ऑलरेडी, तो 1 भी ग्रे हो चुका होगा, तो ये 4 से 3 स्टेप आगे चला जाएगा। सिमिलरली एक 1 जब रिसीव होगी, तो ये अब 2 3 की पहले ही आ चुकी थी, 1 की एक अब आ गई है, तो ये भी आ गई है। अब वो क्या करेगा, एस एफ को फौरन से 4 पे ले आएगा, मतलब ये वाली 3 स्लॉट्स उसको पता है कि मैं फ्री कर देता हूँ, ये मेरी एक हो गई। तो इस तरीके से सिलेक्टिव रिपीट में हमने क्या किया, टाइम बचाया, बैंडविड्थ बचाई, कि हम बार बार रीसेंड नहीं करते। जो पैकेट हमने एक बार सेंड कर दिया, अगर वो रिसीव हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर भी रिसीव हो गया, तो उसको रिसीव कर लें, डिस्कार्ड नहीं करते। तो दिस इज द बेनिफिट। अच्छा, तो सिलेक्टिव रिपीट में द विंडो साइज जो है ना ऑफ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एट मोस्ट 1/2 ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर m। लास्ट टाइम हमने कहा था शुड बी लेस देन 2 रेज़्ड टू पावर m। क्यों हमने कहा था लेस देन होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि वो उसके ऊपर हमने एक सिनेरियो देखा था कि उसके बाद डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं। तो 2 रेज़्ड टू पावर m के इक्वल भी ना हो, उससे लेस हो। यहाँ वो कह रहा है 1/2, यानी कि उसका आधा हो, आधे के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्या वजह है, देख लेते हैं। तो अगर आप देखें, यहाँ पे आपकी विंडो का साइज जो है वो 2 है, और बफर जो है ना आपके पास वो 4 अवेलेबल है। अगर आप देखें जो स्लॉट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है जी बात। और जो आपका विंडो साइज है वो 2 है, लेकिन उसके बिल्कुल आधे के बराबर। ठीक है, विंडो साइज 2 है, और बफर जो है आपका उसका साइज 4 है, तो उसका हाफ है। इस तरह रिसीव को भी ऐसे ही हो। पैकेट नंबर 0 आपने भेजा, उसने 0 रिसीव किया, आगे शिफ्ट कर दिया अपने रिसीव विंडो को, X0 भेज, X0 भेजी, वो इसको नहीं मिली, इसने पैकेट 1 भेजा, पैकेट 1 उसको मिल गया, वो अपनी विंडो को आगे ले गया, और एक 1 नहीं मिली। अब ये इसके इसके ख्याल में ये था कि बेसिकली चूंकि एक 0 भी नहीं आई, एक 1 भी नहीं आई, तो ये दोनों पैकेट अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुए, दोनों पैकेट एक्नॉलेज नहीं हुए। जब दोनों एक्नॉलेज नहीं हुए, तो ये टाइम आउट होने के बाद पैकेट 0 और पैकेट 1 को दोबारा सेंड कर देगा, और ये इनको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि इसको 0 और 1 तो रिसीव हो चुके थे। तो जो रिसीव हुए थे अगर वो दोबारा मिलेंगे, तो ये इसको डिस्कार्ड कर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो पैकेट नंबर 2 आए या 3 आए, लेकिन वो आ गया 0, तो 0 तो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर देगा। अब ये तो यहाँ तक परफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ की बात करें, हमने विंडो का साइज बढ़ाकर 3 कर लिया, लेकिन बफर साइज 5 था, 4, सॉरी बफर साइज क्या था, यहाँ तक 4 है, हमने विंडो का साइज क्या कर लिया, 3, यानी कि आधे से भी ज्यादा ले गए। 4 का मतलब है कि वो एट मोस्ट 2 हो सकता था, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसने हम 3 कर लिया। अब 3 करने से नुकसान क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो रिसीव विंडो साइज का साइज भी बेसिकली क्या है, हमारे पास 3 है। आपने पैकेट 0 भेजा, 0 मिल गया, ये एक स्टेप आगे चला गया। एक 0 भेजी, वो नहीं मिली। पैकेट नंबर 1 भेजा, ये एक स्टेप और आगे चला गया। एक 1 भेजी, वो नहीं मिली। पैकेट नंबर 2 आपने सेंड किया, ये एक स्टेप और आगे चला गया। एक 2 भेजी, वो नहीं मिली। अब टाइम आउट हुआ, जब टाइम आउट हुआ तो पैकेट बेसिकली 0 1 2 तो इसको मिल चुके हैं ऑलरेडी, ये रिसीव कर चुका है, लेकिन इसको एक नहीं मिली, तो ये समझ रहा है कि ये पैकेट वहां नहीं पहुंचे, तो ये पैकेट नंबर 0 को रीसेंड कर देगा। जो पैकेट नंबर 0 को रीसेंड किया, तो इसने कौन सा रीसेंड किया, इसने बेसिकली ये वाला पैकेट सेंड किया, ये वाला पैकेट ये सेंड कर रहा है दोबारा से।
लेकिन चूंकि उसकी रिसीव विंडो के अंदर भी एक 0 नंबर का सीक्वेंस नंबर मौजूद है, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा जी जो पैकेट मुझे रिसीव हो रहे हैं, मैं आई विल रिसीव पैकेट विद सीक्वेंस नंबर 3, 0 एंड 1। तो अगर 3 वाला पैकेट आएगा, पैकेट नंबर जिसका सीक्वेंस नंबर 3 है, वो भी रिसीव कर लेगा, 0 वाला भी रिसीव करेगा और 1 वाला भी रिसीव करेगा। अब पैकेट नंबर 0 आ गया, तो इसने वो रिसीव करके कहाँ रखा, इस पैकेट को रिसीव करके उसने इस स्लॉट में रखा। अब आप बताएं कि क्या सही रखा, गलत रखा, क्योंकि ये जो पैकेट 0 है वो इस स्लॉट का है ही नहीं, वो तो इस स्लॉट का है। ठीक है, तो इसको तो इस पैकेट को ऑलरेडी जो चूंकि रिसीव हो चुका था, तो इसको डिस्कार्ड करना चाहिए था, लेकिन वो डिस्कार्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी विंडो के अंदर वो सेम नंबर रिपीट हो गया। और इसके रिपीट होने की वजह क्या थी कि आपने जो विंडो का साइज रखा है वो ज़्यादा रख दिया, हाफ से ज़्यादा। तो इससे समझ में आई बात कि आपका जो विंडो का साइज है वो 2 raised to power m-1 से इक्वल या लेस होना चाहिए। अच्छा देखिए, 2 raised to power m, इसका आधा क्या होगा, डिवाइड बाई 2 कर लें। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये नहीं बन जाएगा 2 raised to power m-1। तो 2 raised to power m-1 बेसिकली क्या होता है कि 2 raised to power m का हाफ ही होता है। तो ये वही बात है कि हाफ के इक्वल तो हो सकता है या लेस होगा, हाफ से ग्रेटर नहीं हो सकता। सेंड एंड रिसीव विंडो का साइज ये यहाँ पे आ गया। उससे इशू क्या होगा, उससे होगा कि डुप्लीकेट फिर आप एक्सेप्ट करना शुरू करें, और एरर एरर एररनेसली आप जो है ना एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपका डाटा था, आपने नया समझा, वो नया नहीं है, वो डुप्लीकेट है। ठीक है जी बात। तो ये हमारा एक जो टॉपिक था इसके अंदर सेलेक्टिव रिपीट वाला, वो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे पास है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल। इस पर बात, ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर आप बात करें पोजीशन के लिहाज से, तो इसमें हमारे पास ऊपर एप्लीकेशन लेयर है, नीचे नेटवर्क लेयर है, ये दरमियान में आती है, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एप्लीकेशन डाटा प्रोड्यूस करती है वो अपना ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास दो ऑप्शन है जो प्रोटोकॉल अवेलेबल है, मेन एक टीसीपी एक यूडीपी, इन दोनों को हमने देखना। एक एससीटीपी भी है जो कि स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये भी एक पार्ट है लेयर 4 का, और ये स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये टीसीपी का वो वाला वर्जन जो स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल। अब बारी बारी देखते हैं कि टीसीपी और यूडीपी में क्या फर्क है। पोर्ट नंबर की ऑलरेडी हम बात कर चुके थे कि पोर्ट नंबर क्या होता है, और ये कुछ पोर्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आपको नजर आ रहे हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ये असल में लिखा है प्रोटोकॉल, लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, यानी कि आप इनको नेटवर्क एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो ये एस एम टी पी जो है यहाँ पे, ये ई मेल है बेसिकली, अगर आप देखें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और मेल टीसीपी को यूज करता है, एफटीपी भी टीसीपी को यूज करता है। अच्छा, एको जो है ना, आईसीएमपी एको के मैसेज नहीं थे वो जो हम देख रहे थे, पिंग वाले मैसेज, वो आईसीएमपी एको के मैसेज होते हैं, उनका पोर्ट नंबर 7 होता है, वो यूडीपी को यूज करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखें डे टाइम क्लाइंट, वो दोनों, तो कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं लेयर 7 के, दोनों पे चल सकते हैं, कुछ सिर्फ यूडीपी और कुछ सिर्फ टीसीपी को यूज करते हैं। ठीक है जी बात। अच्छा, यूडीपी जो है वो क्या है, यूडीपी है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये कनेक्शन लेस सर्विस है। इसके अंदर बस आप डाटा नेटवर्क में सेंड कर देते हैं, उसके बाद कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, ना आप एक्सपेक्ट करते हैं डाटा मिले ना मिले, पहुंचे सही ना पहुंचे, ये डाटा के ऊपर और नेटवर्क के ऊपर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल डिलीवरी ऑफ द डेटा। तो रिलायबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होती, यहाँ पे एफिशिएंसी और स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने बहुत ज़्यादा डाटा भेजना होता है स्मॉल स्मॉल चंक्स के अंदर, तो आप क्या करते हैं, यूडीपी के पैकेट में उनको भेज देते हैं, और उसमें जहाँ पे अगर एक चंक मिस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर एक सीन मिस हो जाए, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीन आए तो आप प्रीवियसली जो सीन होते हैं उनको आप उसमें से आप ड्राइव कर लेते हैं, आप खुद से सोच लेते हैं कि हाँ प्रीवियसली ये हुआ होगा। तो सम टाइम आप जब लाइव बफरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें एक ग्लिच आता है, लेकिन आप उसको टॉलरेट कर जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली वो एप्लीकेशन जहाँ पे आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, जहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है, वहाँ पे आप यूडीपी को यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स नहीं होती। आप खुद सोचेंगे अगर आपके पास जितने भी ब्रॉडकास्ट जो होते हैं, ये ब्रॉडकास्टर, अगर ये हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भी देना शुरू करें, तो वो तो चौक हो जाएंगे, क्योंकि उनके तो यूजर्स जो हैं वो मिलियंस में होते हैं। इसलिए ये चीज़ ऐसे नहीं की जा सकती, ये बेसिकली यूडीपी के जरिए से किया जाएगा। जहाँ पे हमें रिलायबल ट्रांसमिशन चाहिए होगी, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है वो इम्पॉर्टेंट है और उसकी रिसीविंग हमें लाजमी चाहिए, तो फिर वहाँ पे हम एक्ट वाला मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, यानी कि टीसीपी को यूज़ करेंगे। और टीसीपी और यूडीपी में एक मेजर फर्क ये है कि टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस होने की वजह से ये फास्ट है, ठीक है। यूडीपी बस डाटा आया, सेंड किया, पहुंचे ना पहुंचे वो एक अलग बात है, लेकिन डाटा को सेंड कर दिया बस जल्दी से। तो इसमें कनेक्शन बनाने वाली जो है ना वो बात नहीं की थी। लेकिन ये अब बाहर लगता है कि ऐसा कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन ब्रॉडकास्टिंग है, जो ब्रॉडकास्ट जो होती है उसमें यूडीपी इस्तेमाल होता है, हमेशा टीसीपी और ब्रॉडकास्ट के लिए कभी इस्तेमाल नहीं है।
अच्छा, यूडीपी का जो पैकेट है अगर आप उसको हम देखें, यूडीपी के पैकेट का जो साइज है वो इस तरह होता है कि 8 बाइट का हेडर है, बाकी डेटा होता है। और इसका मैक्सिमम साइज जो होता है ना वो 64K तक जा सकता है, जो कि 65,535 तक। ये बेसिकली 64K है। 64K तो आपके पास मैक्सिमम आप टीसीपी के सेगमेंट में जा सकते हैं। बेसिकली हम सेगमेंट कहते हैं जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो इसका 8 बाइट का हेडर है उसमें क्या होता है, सोर्स पोर्ट नंबर आपके पास 2 बाइट का, 2 बाइट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, 2 बाइट की टोटल लेंथ और 2 बाइट की आपके पास सेक्शन, बस 4 ही चीजें। और ये फिक्स है इसकी, मतलब इसका साइज 8 बाइट फिक्स है। तो हम कुछ एग्जांपल करते हैं कि फॉलोइंग इज द कंटेंट ऑफ अ यूडीपी हेडर हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो आपने ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। तो अगर आप खुद देखें यहाँ पर, अगर मैं इसको बता सकूँ आपको कि व्हाट इज द सोर्स पोर्ट नंबर। अब ये हेक्साडेसिमल में है तो इसका मतलब है कि एक जो इसमें डिजिट है वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 बाइट जो है ना वो 2 डिजिट्स के बराबर है। तो हमें बेसिकली सोर्स पोर्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट 2 बाइट्स, यानी कि ये जो 4 है ये सोर्स पोर्ट नंबर है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। अच्छा जी, टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है। और ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है लेंथ ऑफ द डेटा। ये आपके पास, सॉरी ये चेकसम है, ये आपके पास टोटल लेंथ है। तो यहाँ से आपने सारे क्वेश्चन का आंसर करें। तो अब वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगर सोर्स पोर्ट जो है वो नंबर जो फर्स्ट CB84 था, जो कि 52,152 बनता है, यानी कि 52,100 बनता है। अब 52,100 जो है बेसिकली ये कोई वेल नोन पोर्ट नंबर नहीं है, ये एक ऐसी प्राइवेट पोर्ट नंबर लगता है जो कि किसी ने भी लगा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो आपके सर्वर साइड के जो पोर्ट नंबर होते हैं वो हमेशा स्मॉल नंबर्स होते हैं। तो हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली ये जो पोर्ट नंबर है ये किसी क्लाइंट का है, ये सर्वर का नहीं है। एक बात तो पता लगी ये वाली कि सोर्स जो है वो कोई क्लाइंट है। अच्छा, डेस्टिनेशन कौन है जी, पोर्ट नंबर वो बनता है 00D 13 बनता है। अब देखिए 13 एक वेल नोन पोर्ट नंबर है। इससे हमें एक अंदाजा होता है कि सोर्स चूंकि एक प्राइवेट पोर्ट नंबर है और डेस्टिनेशन एक वेल नोन पोर्ट नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली आपके पास जो है ये क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है, कि क्लाइंट जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। डायरेक्शन को पता लग रहा है। देखिए आप कि एक हेडर से हम कितनी मालूमात दे सकते हैं, डायरेक्शन पता लग रही है कि कौन सा पैकेट किस तरफ जा रहा है, सर्वर से क्लाइंट जा रहा है या क्लाइंट से सर्वर जा रहा है। अच्छा, अब जो इसमें आपके पास लेंथ थी वो 001 थी 28 बाइट। अब हम पता कि 8 बाइट तो होता है इसके अंदर हेडर, तो 20 बाइट का डाटा जा रहा है, ये भी पता लग गया हमें। ठीक होगी बात, लेंथ ऑफ डाटा। तो ये बता रहा है कि ये जो डेस्टिनेशन है आपका वो वेल नोन पोर्ट नंबर है वो, और ये क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है। अब उसने पूछा था कि वो जो टेबल से देख के बताएं कि ये कौन सा सर्वर इस्तेमाल हो रहा है। तो 13 जो पोर्ट नंबर है ये डे टाइम सर्वर का है। तो आप टेबल देखें तो द क्लाइंट प्रोसेस इज द डे टाइम का है, ये कम्युनिकेशन हो रही है। ये आप खुद कर लीजिएगा, इसको भी देखिए आप। तो यूडीपी की एप्लीकेशन है, बेतहाशा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल डीएनएस, डीएनएस में क्यों इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास डीएनएस होता क्या है, आपके पास एड्रेस है myu.edu.pk। अब किसी ये जो एड्रेसेस होते हैं इनसे कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि ये एड्रेसेस किसी कंप्यूटर के होते हैं जिसमें आपका वो वेब पेज पड़ा हुआ है, वहां पे आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर वहां से आपकी आंसर आता है, उसको आप डिस्प्ले करते हैं यूजिंग द ब्राउजर। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका बेसिकली जो यूआरएल है ये उस कंप्यूटर का बेसिकली एक एड्रेस होता है। और जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे यूआरएल काम नहीं करता, बल्कि हमें आईपी एड्रेस, कोई आईपी एड्रेस ये होता है, हम आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन करते हैं, हम किसी यूआरएल से नहीं करते। तो हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले, उस सर्वर तक पहुंचने से पहले उस सर्वर का आईपी चाहिए, वो हम यूआरएल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो डीएनएस जो है बेसिकली ये हमें मैपिंग प्रोवाइड करता है, इसके पास पूरी दुनिया में जितने भी यूआरएल हैं उनके पीछे जो जो आईपी हैं वो डीएनएस के अंदर स्टोर होते हैं। और ये इंटरनेट मतलब ये ग्लोबल लेवल के ऊपर डीएनएस सर्वर मेंटेन होते हैं। उनके अंदर दुनिया में जितने भी यूआरएल हैं, जो डोमेन जितनी अवेलेबल हैं, उन तमाम के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो उनके पास मौजूद होते हैं, वो स्टैटिक रहते हैं, वो बदलते नहीं। तो इसलिए हम जब भी कोई यूआरएल टाइप करते हैं पहले हम डीएनएस के पास जाते हैं। अब डीएनएस जो है वो, इसका मतलब है ये काम करता है कि आपके पास यूआरएल है और उस यूआरएल के करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है वो लेके आता है। ये काम हम जब करते हैं तो डीएनएस जो है ये एप्लीकेशन है बेसिकली एक नेटवर्क की, और ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल चलता है। ये वो पैकेट यूडीपी के हैंड ओवर करता है, यूडीपी इसको ट्रांसफर करता है, मतलब इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। इसकी रीजन क्या है, बिकॉज अ क्लाइंट नीड टू सेंड अ शॉर्ट रिक्वेस्ट टू अ सर्वर एंड टू रिसीव अ क्विक रिस्पांस फ्रॉम इट। उसे क्विक रिस्पांस चाहिए।
अगर वो यू थ्री वे हैंडशेक में पड़ जाएगा तो कम्युनिकेशन बहुत स्लो हो जाएगी, और पैकेट भी शॉर्ट है तो वो आराम से एक सेगमेंट में जा सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी का इशू भी नहीं आएगा। इसलिए वो एक ही सेगमेंट में भेज सकता है, तो वो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो एक ही सेगमेंट में भेज देता है और जल्दी से रिस्पॉन्स देता है और अपना आईपी एड्रेस गेट करके फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि जब तक आईपी एड्रेस नहीं आएगा वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की एप्लीकेशन जहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं आता तो आपके पास एक टाइमर होता है, आप थोड़ी देर बाद दोबारा क्वेरी कर लेते हैं, तो आप क्वेरी दोबारा कर लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं है कि इसमें आप थ्री वे हैंडशेक करें, वो टाइम बचाते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट में ही रिस्पॉन्स आ जाता है, तो आपकी सक्सेस रेट जो है वो बिल्कुल होता है। एक है एस एम टी पी, जो ईमेल के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है। अच्छा, ये जो है यूडीपी को यूज नहीं करता, क्यों? क्योंकि देखिए आपकी ईमेल होती है उसके अंदर वो लॉन्ग मैसेज भेज सकता है, जिसमें वीडियो इमेज इस तरह की चीजें वो अटैच कर सकता है, तो बेसिकली आपकी वीडियो वीडियो का साइज जो है ज्यादा हो सकता है, सॉरी ईमेल का साइज 64K से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बताएं हम 25 MB तक की ईमेल भेज सकते हैं। तो अब जो लॉन्ग मैसेज होंगे उनको वो 64K के टुकड़ों में जब वो डिवाइड करेगा, सेगमेंट्स बनाएगा, तो हर सेगमेंट का वो एक नंबर रखेगा। अच्छा, अब जब हम भेज देते हैं तो वो और नेटवर्क में डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट पाथ ले सकते हैं, तो जो आपकी डिलीवरी है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती है। अब आउट ऑफ ऑर्डर होने की वजह से, चूंकि यूडीपी है तो कनेक्शन लेस है, तो कोई रीऑर्डरिंग नहीं होगी और आपका सारा ईमेल खत्म हो जाएगी, क्योंकि कनेक्शन लेस है। कोई ऑर्डरिंग जो है, सीक्वेंस नंबर हमने देखा था इसमें है ही नहीं, यूडीपी के अंदर वो मेंशन ही नहीं करते, तो आप ये पता लगा ही नहीं सकते कि पैकेट किस ऑर्डर में आ रहे हैं, किस तरतीब से आ रहे हैं, कौन सा पैकेट किससे पहले है, कौन सा किसके बाद है। तो सेगमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर अगर रिसीव हो गए तो आप उनको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी बात। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे आपको बेसिकली लॉन्ग मैसेजेस भेजने हों, बड़ी बड़ी फाइलें भेजनी हों, जिनको आपको ब्रेक करना पड़ता है स्मॉल के अंदर, वहाँ पे टीसीपी चलेगा, क्योंकि आपके पास पैकेट जब आउट ऑफ ऑर्डर आएंगे, सीक्वेंस नंबर लगा होगा, तो वो आप उनको रीऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप यूडीपी के जरिए से भेजते हैं तो वहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर नहीं होता यूडीपी के अंदर, तो आपका पैकेट जो है आउट ऑफ ऑर्डर जो पहुंचा है वो इन ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा, तो आपकी कम्युनिकेशन सारी गलत हो जाएगी। इसलिए वहाँ तो ये भी बता रहा है कि लार्ज फाइल टेक्स्ट के केस में भी ये नहीं हो सकता। ठीक है जी बात। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन होती है, अभी जूम पे हमारी क्लास चल रही है, ठीक है, ऐसे ही जैसे हमारे पास स्काइप होता है, ठीक है, व्हाट्सएप होता है, तो ये यहाँ पे बेसिकली टीसीपी होता है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी का रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि वो चीज़ मिली कि नहीं मिली। ठीक है, सॉरी, यूडीपी, यहाँ पे यूडीपी होता है, टीसीपी नहीं होता। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको एक बात कही, वो लास्ट में एक पैकेट वो है यूडीपी ने लेके गया, उसने मिस कर दिया। अब चूंकि इसमें रिकवरी कोई ताल्लुक है नहीं, रीड यूडीपी के अंदर रीड ट्रांसमिशन भी नहीं होती, तो आप मुझे खुद कह सकते हैं कि सर वो एक बात मिस हो गई है, तो आप काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। मैं रिपीट करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो लाइव इंटरेक्शन होता है वहाँ पे करंट जो बात हो रही है वो इंपॉर्टेंस रखती है। माजी में क्या हुई बात है, कोई एक दो फ्रेम मिस हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लाइव स्ट्रीमिंग में आप मैच देख रहे हैं, वो एक फ्रेम मिस हुआ तो आपको सम टाइम पता भी नहीं चलता कि एक फ्रेम मिस हो गया, और आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हो, इंटरेक्टिव चल रहा हो, वहाँ पे आप क्या करते हैं, यूटीपी को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जी टीसीपी की, जो हमारा आज का टॉपिक है। टीसीपी जो है ये रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, पहले थ्री वे हैंडशेक होगा फिर ये आगे डाटा भेजेगा। उसके अलावा ये फ्लो कंट्रोल भी करता है, फ्लो कंट्रोल करने के लिए टीसीपी और यूडीपी को यूज, सॉरी, जो हमने फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म पढ़े थे, सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, ये उनमें से किसी को यूज करेगा। ठीक है। अच्छा, ये एरर कंट्रोल भी करता है। एरर कंट्रोल कैसे करता है वो भी, सीक्वेंस नंबर को यूज करते हुए एरर कंट्रोल। तो कहता है जी कि आपके पास एक टीसीपी का जो कनेक्शन है वो आपने बनाया है, उसमें आप फाइल भेज रहे हैं जिसमें 5000 बाइट्स हैं, और जो फर्स्ट बाइट आपने भेजी उसका नंबर आपने लगाया 10,001। व्हाट आर द सीक्वेंस नंबर ऑफ ईच सेगमेंट इफ डेटा आर सेंट इन 5 सेगमेंट ईच कैरिंग 1000 बाइट। तो अब हर सेगमेंट चूंकि 1000 बाइट्स लेके जा रहा है, जबकि वो कितनी लेके जा सकता है, 65,000 लेके जा सकता है, तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो 1000 लेके जाएगा। तो अब सीक्वेंस नंबर जो फर्स्ट सेगमेंट का होगा वो होगा 10,001, और ये 10,001 से लेके 11,000 तक लेके जाएगा, मतलब 1,000 बाइट्स लेके जाएगा। जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 11,001, थर्ड में 12,001, फोर्थ में 13,001, और सेगमेंट नंबर 5 में
14,001 आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस नंबर वो जो लगा के भेजेगा वो ये होगा सीक्वेंस नंबर। तो सीक्वेंस नंबर क्या होता है? सीक्वेंस नंबर बेसिकली आपका जो बाइट आप सेंड करते हैं उसका जो फर्स्ट बाइट का नंबर होता है वो आपका सीक्वेंस। तो ये बेसिकली जो सेगमेंट नंबर 1 जाएगा उसमें सीक्वेंस नंबर होगा 10,001, सेगमेंट नंबर 2 में होगा 11,001 और इसमें 12,001, 13,001, 14,000। ये बताएगा वो कि आपका सीक्वेंस नंबर क्या है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टीसीपी के हेडर में क्या कुछ होता है। टीसीपी का जो हेडर है हमारे पास ये बेसिकली 20 बाइट से 60 बाइट तक होता है, बिल्कुल नेटवर्क लेयर के हेडर की तरह। कम से कम 20 बाइट होगा, 20 बाइट से कम तो नहीं होगा। ऑप्शनल फील्ड को अगर ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 60 बाइट तक जा सकता है, उससे आगे नहीं होगा। इसमें वही होता है सोर्स पोर्ट नंबर 2 बाइट का, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। सीक्वेंस नंबर होता है इसमें 32 बिट का यानी कि 4 बाइट। एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है। इस तरह इसमें कुछ ये हेडर लेंथ है, एच लेंथ, और ये है कुछ आपके ये टीसीपी के आपके पास फ्लैग्स होते हैं, इनके ऊपर हम अभी बात करते हैं। ये विंडो का साइज जो आप होता है, अर्जेंट पॉइंटर, चेकसम और ये ऑप्शनल फील्ड है। अब हम बात करते हैं फ्लैग्स की। जो अर्जेंट, एक्ट, बैग, ये क्या होता है? अर्जेंट यूआरजी अर्जेंट पॉइंटर होता है। एक्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर बताता है। अच्छा, ये एक वाली बिट अगर 1 हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक वाला फ्लैग 1 हो तो यहाँ जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको बताएगा कि एक्नॉलेजमेंट का नंबर क्या है। अगर ये बिट 0 है तो फिर यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक्नॉलेजमेंट में जो नंबर लिखा है कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि बेसिकली एक वाली बिट जो है वो 0 है। तो जो फ्लैग ऑन होगा वो वाला पार्ट आप समझिए कि वो वैलिड, उसमें जो नंबर लिखा है वैलिड है। पुश है, रीसेट है, सिन है और फिन है। सिन इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट करने के लिए। आप बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन करते हैं पहले कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्शन ओपन करने के लिए। और सिन जो है वो फिनिश होता है, बेसिकली टर्मिनेट करते हैं आप कनेक्शन को, फिन को मैसेज भेजते हैं। ये बेसिकली वो एग्जांपल है कि टीसीपी का हेडर आपने लिया और उसमें से बता रहे हैं सीक्वेंस सोर्स पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है। तो आप पता है आपको कि ये जो 0032 है ये सोर्स पोर्ट नंबर है, 0017 डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। ये 32 बिट का आपके पास सीक्वेंस नंबर आ जाएगा, ये 32 बिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। इस तरह आप सारे वो पार्ट निकाल सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल कर चुके हैं तो ये आप खुद कर दीजिए। अब कनेक्शन बनता है तो कैसे बनता है अगर आप देखें, ये थोड़ी समझने वाली बात है। सबसे पहले सर्वर पैसिवली ओपन करता है अपने पास सॉकेट को, पोर्ट ओपन करता है। पोर्ट ओपन करने का मतलब ये है कि ऑफिस खुल गया। ऑफिस खुलना मतलब विंडो ओपन होगी, अब कोई क्लाइंट आएगा तो उसको हम सर्व करेंगे। अगर आप किसी बैंक में जाएं वहां विंडो ओपन ना हो, क्लोज हो, बैंक बंद हो, तो आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जब भी आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट लाए तो आपका भी सर्विस सेंटर खुला होना चाहिए। तो बेसिकली जो सर्विस आपने करनी है उसको ओपन करना है, तो इसलिए बेसिकली आप सर्विस को ओपन करते हैं, आप कनेक्शन को ओपन करते हैं, पोर्ट को ओपन करते हैं कि आप, इसका मतलब यह है कि यू आर अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट जो इस पोर्ट पे आएंगी। ठीक है जी बात। तो पैसिव ओपन का मतलब ये है कि सर्वर इज रेडी टू रिसीव रिक्वेस्ट। उसके बाद एक्टिव ओपन का होता है फेज, जिसमें क्लाइंट जो है वो अब एक्टिवली कनेक्शन बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो एक्टिव ओपन करेगा अपना कनेक्शन और रिक्वेस्ट सेंड करेगा जी, सिन मैसेज। हमने बात की थी कि सिंक्रोनाइज कनेक्शन होता है जो रिक्वेस्ट होती है टू फॉर्म द कनेक्शन। अब देखिए इसमें एस वाली बिट 1 है, इसका मतलब है कि ये पैकेट जो है सिंक्रोनाइजेशन का मैसेज है, सिन सिंक। अच्छा, इसका सीक्वेंस नंबर 8,000 है। अच्छा, ये गया, ये जब ये चला गया तो वापस जो जवाब आया वो आया कि सीक्वेंस नंबर 15,000 जिसने लगाया और एक किया 8,001। क्या मतलब है इस बात का 8,001 का? इसका मतलब ये है कि हमें 8,000 वाली जो बाइट है वो मिल गई। अब नेक्स्ट जो आप भेजेंगे उसमें सीक्वेंस नंबर क्या होगा? 8,001 होगा। आप एक कर दें तो इसका मतलब इस मैसेज के अंदर दो चीजें हैं। सिंक वाला यानी कि एक सिंक इसने भेजा रिक्वेस्ट जो सिंक्रोनाइज करने के लिए, फिर अब ये अपने पैरामीटर्स भेज रहा है, वो सिंक्रोनाइजेशन के पैकेट में भेज रहा है, प्लस एक भी भेज रहा है। एक ही पैकेट के अंदर दो चीजें हैं, सिंक भी है प्लस एक भी है। तो आप देखिए दो फ्लैग ऑन है, एक वाला भी और सिंक वाला भी। इसका मतलब है कि सिंक वाला ऑन है तो ये सीक्वेंस नंबर वैलिड है, रिसीव विंडो साइज 5,000 वो बता रहे हैं इसको। एक का मतलब ये है कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 8,001 ये नंबर वैलिड है। मैं मतलब मैं एक 8,001 एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ ये रिसीव होगा। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रीवियस आपका सीक्वेंस नंबर 8,000 वाला पैकेट था वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। इसका ये मतलब है ये कनेक्शन ओपन हो चुका है उसके लिए। तो ओपन, क्योंकि उसको एक मिल गई उसको ओपन हो गया, लेकिन अभी सर्वर को एक नहीं मिली तो सर्वर को ओपन नहीं हुआ। फिर आपका जो क्लाइंट है वो सर्वर को एक भेजता है। देखिए ठीक है, एक भेजेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ए है, एस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक है। तो उसका सीक्वेंस नंबर उसने 8,001 लगा के भेजा, क्योंकि ये जो उसने कहा था कि मैं नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 8,001 है। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, 15,001
को ऐड भी कर दिया साथ में कि मुझे आपका जो सीक्वेंस नंबर 15,000 वाली जो बेसिकली आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो मिल गई है, और नेक्स्ट आपकी तरफ से जो पैकेट आया उसमें जो सीक्वेंस नंबर है वो 15,001 लगा हुआ, और रिसीव विंडो जो मेरे पास है वो 10,000 उसका, यानी कि क्लाइंट के पास रिसीव विंडो का साइज बड़ा है, सर्वर के पास छोटा है, 5,000 है। तो फिर डेफिनेटली ये दोनों आपस में क्या किस पे एग्री कर जाएंगे, 5,000 पे कर जाएंगे, क्योंकि आपका जो क्लाइंट थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर, कनेक्शन ओपन हो गया। इस तरीके से 3 वे हैंडशेक के साथ टीसीपी का कनेक्शन ओपन हो जाता है। अब डेटा ट्रांसफर हो सकता है इसके बाद। तो ये जब आपका डेटा ट्रांसफर होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, अब डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो डेटा के अंदर आपने क्या किया, अब आपका सीक्वेंस नंबर 8,001 है, आप उसको ऐड कर रहे हैं, ये ऐड पी है, और पी का मतलब पुश, पुश मतलब आप डाटा को पुश कर रहे हैं, डाटा जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, उसमें जो बाइट्स हैं वो कितनी हैं, 8,000 से लेकर 9,000 तक, यानी कि 1,000 बाइट्स आपने सेंड, सीक्वेंस नंबर 8,000 था, एक था, सॉरी। ठीक है, अच्छा इसमें एक भी है, 15,001 का मतलब है कि प्रीवियसली आपने जो रिसीव किया है पैकेट उसमें सीक्वेंस नंबर 15,000 था, अब आप एक भेज रहे हैं 15,001, यानी कि 15,000 वाला सीक्वेंस वाला पैकेट था वो मिल गया। अब मैं नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15,001 वाला। ठीक है, ये बात, इसको रिसीव हुआ, आपने दूसरा भेजा, दूसरे में आपने जो बाइट्स भेजी उसका सीक्वेंस नंबर क्या था, 9,000 था, एक था। इसमें जो बाइट्स हैं आपकी 9,001 से लेकर 10,000 तक है आपकी बाइट्स, ठीक है, 1,000 बाइट्स में मिला रही है। लेकिन ये भी एक प्लस पी है, इसमें भी आपने एक जो भेजी वो 15,001 की भेजी, बिकॉज आपने इस दौरान कोई और पैकेट रिसीव नहीं किया। जब तक आप कोई और पैकेट रिसीव नहीं करेंगे जिसका सीक्वेंस नंबर 15,001 होगा, आप उसी की ऐड भेजते रहेंगे बार बार कि 15,001 15,001, मतलब कि आपकी तरफ से जो लास्ट मुझे पैकेट रिसीव हुआ है उसका सीक्वेंस नंबर 15,000 था, और अब जो मैं नेक्स्ट एक्सपेक्ट करूंगा वो 15,001 होगा। तो ये आप उसको बार बार बता रहे हैं। ठीक है जी, बात इसके जरिए से, यानी कि आप कह सकते हैं ये भी एक प्लस डेटा है और ये भी एक प्लस डेटा है, दोनों एक ही पैकेट में दोनों काम हो रहे हैं। अब इसको ये पैकेट मिला, ये रिस्पॉन्स करेगा, अब ये सेंड रिक्वेस्ट करेगा, मतलब ये एक भेजेगा। अब ये सिर्फ एक देखिए, यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन फ्लैग ओपन है, एक, इसमें सीक्वेंस नंबर क्या लगाया, 15,001। जो वो कह रहा था ना कि एक में कर रहा हूँ 15,001 15,001, वो क्या बता रहा था कि बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग 15,001 सीक्वेंस नंबर। तो जब भी ये इसको सेंड करेगा तो ये सीक्वेंस नंबर 15,001 लगाएगा, और ये साथ में ऐड कर रहा है 10,001। क्या मतलब कि आपकी जो बाइट्स हैं वो 10,000 तक मुझे मिल चुकी है। इसको मतलब कि आपने इस वाली ऐड के अंदर प्रीवियस दोनों को आपने एक साथ ही ऐड कर दिया कि मुझे आपकी 8,000 से 10,000 तक जो आपकी बाइट्स थी वो मिल चुकी हैं। अब जो आप मुझे नेक्स्ट भेजेंगे उसमें सीक्वेंस नंबर क्या होना चाहिए आपका, 10,001 होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपको इस तरह से जो आपको एक मिलेगी, जो उसमें आपका यहाँ नंबर लिखा होगा एक के अंदर, वो आपके नेक्स्ट पैकेट का सीक्वेंस नंबर होगा। जारी बात, जैसा देखा यहाँ पे एक का नंबर 1,500 था, तो नेक्स्ट जो आपका पैकेट इसने सेंड किया उसका सीक्वेंस 1,500 आ गया। अब जो पैकेट यहाँ से उधर जाएगा उसका सीक्वेंस नंबर क्या होगा, 10,001 होगा। तो इस तरीके से आप इसको मिक्स मैच कर सकते हैं कि किस तरीके से मैच। रिसीव विंडो का साइज 3,000 है और ये डाटा आप भेज रहे हैं, कितनी बाइट्स हैं, 15,001 से लेकर 17,000 तक, यानी कि 2,000 बाइट्स आपने भेजी। अब ये इसको मिल गई, तो ये अब उसकी उसकी एक इसकी भेज रहा है, इस एक की एक भेज रहा है जी कि मुझे मिल गई। इसने कहा 10,001 मुझे सीक्वेंस नंबर आपने लगाया 10,001 लगाया, और ये कहा कि एक है 17,001 की, यानी कि 17,000 नंबर बाइट्स तक जो आपने मुझे भेजी थी वो मिल गई हैं। नेक्स्ट जो आप मुझे भेजे उसमें आप सीक्वेंस नंबर क्या लगाएंगे, 17,001 लगाएंगे, और यहाँ पे ए जो है ना वो उसने कह दिया एक्नॉलेजमेंट है। इस तरीके से आप डाटा भेजते रहते हैं, और फिर कनेक्शन क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं जी, फिन का मैसेज भेजेंगे। कनेक्शन क्लोज करना है तो एक्टिव क्लोज का मतलब ये है कि क्लाइंट खुद से फिन का मैसेज भेज रहा है। अच्छा, ऐड कर रहा है किसी प्रीवियस को, ठीक है, और फिन कर रहा है, तो इसने फिन कर दिया तो अब आपका ये पैसिव क्लोज हो रहा है। तो ठीक है, इसने भी क्या कर दिया, फिन प्लस ऐड भेज दिया कि हाँ मैं भी क्लोज कर रहा हूँ, दोनों ने। तो इसको फिन मिल गया इसकी तरफ से, ठीक है, इसने अपना फिन भी भेज दिया और इसके फिन की एक भेज दी, लेकिन अभी क्लाइंट ने जो है वो एक इसको नहीं भेजी। तो इसका मतलब है कि इसने तो अभी कनेक्शन क्लोज कर दिया, इसने अभी तक क्लोज नहीं किया। पैसिव क्लोज का मतलब ये है कि बैकएंड से क्लोज है लेकिन आपकी पोर्ट अभी ओपन है, आप कभी भी डाटा इससे भी भेज सकते हैं, भेजा जा सकता है, रिसीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक आ गई, एक आ गई तो इसने भी क्लोज कर दिया। अब ये कनेक्शन कंप्लीटली क्लोज हो गया, कनेक्शन क्लोज ऐसे। अच्छा, एक होता है हाफ क्लोज, हाफ क्लोज में क्या होता है इसको देखिए, आपने एक्टिवली उसको क्लोज की रिक्वेस्ट की, उसने सिर्फ, अच्छा देखें, उसने फिन के साथ फिन का जवाब एक से दिया, एक प्लस फिन नहीं कहा। लास्ट टाइम क्या था,
एक प्लस पिन था, यानी कि मैं भी कनेक्शन क्लोज करना चाहता हूँ, तो ये तो फुल क्लोज हो जाएगा, वो भी क्लोज कर दे, ये भी क्लोज कर, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने सिर्फ एक कहा, यानी कि क्लाइंट तो क्लोज करना चाह रहा है कनेक्शन, सर्वर नहीं चाह रहा क्लोज करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसने एक भेजी तो इस जब जब इसने कहा कि क्लोज करते हैं, इसने एक भेज दी तो क्लाइंट तो क्लोज कर लेगा कनेक्शन। लेकिन क्लाइंट ने जब क्लोज कर दिया तो अभी इस दौरान सर्वर का कनेक्शन ओपन है, तो यहाँ पे कनेक्शन आपका इस दौरान है हाफ ओपन। अब क्या हो सकता है कि डाटा जो है सर्वर इसको मजीद अभी भेज सकता है, ये डाटा अपना उधर नहीं भेज सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जो ये डाटा सर्वर इसको भेज रहा है उसकी एक्नॉलेजमेंट तो आ सकती है फ्रॉम क्लाइंट, ठीक है, लेकिन क्लाइंट का जो कनेक्शन क्लोज हो गया है, क्लाइंट को ये डाटा नहीं भेजेगा। अब क्लाइंट डाटा रिसीव कर सकता है हाफ क्लोज के अंदर और एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है। तो इसलिए अगर आप देखें एक्नॉलेजमेंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लाइंट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, और डाटा की जो डायरेक्शन होगी इस दौरान, जो जिसको हम हाफ क्लोज कह रहे हैं, इस दौरान वो होगी फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट टू सर्वर नहीं हो सकता डाटा, ठीक है, ये बात वन वे हो गया नहीं कनेक्शन आपका। अच्छा, उसके बाद जब पैसिव क्लोज करना चाहेगा सर्वर, वो खुद से उसको फिन का मैसेज भेजेगा, जब ये फिन मैसेज भेजेगा वो ऐड कर लेगा। अब आपके पास जो कनेक्शन है वो इसका कंप्लीटली क्लोज हो चुका है, अब यहाँ से भी क्लोज हो गया, यहाँ से भी क्लोज। तो ये एक्टिव क्लोज था, ये पैसिव क्लोज था। और पैसिव क्लोज का मतलब है कि जब आपका सर्वर जो है आपका वो फिन का मैसेज भेजे, जब तक वो नहीं भेजता तो हाफ क्लोज रहेगा। इस चीज़ को जो है वो इस स्टेट डायग्राम, यहाँ से आप इसको देख लें, ये कंप्लीट पिक्चर में दिखाया गया है कि आप दोनों क्लोज स्टेट में थे, इसने पैसिवली ओपन किया, उधर से उसने एक्टिव ओपन किया और सेंड किया उसने सिंक का मैसेज। इस ये लिस्ट था, ये पैसिव ओपन करने के बाद लिसन वाले मोड में आ गया था, लिसनिंग वाली स्टेट में। देखिए, ये सर्वर की स्टेट्स हैं और ये क्लाइंट की स्टेट। पहले दोनों क्लोज में थे, इसने पैसिव ओपन किया, लिसन मोड में आ गया। इसने क्या किया, सिंक सेंड किया, तो ये सिंक सेंड जो है ना उस वाली स्टेट में आ गया। फिर इसने वो सिंक रिसीव करके सिंक प्लस ऐड का मैसेज भेजा, और फिर ऐड का जब इसने ऐड भेजा तो अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद अब डाटा जाएगा, डाटा जब भेज चुका होगा तो एक्टिव क्लोज मतलब क्लाइंट फिन का मैसेज भेज रहा है, इसने एक्ट का भेजा, फिन नहीं भेजा, अभी ये हाफ क्लोज है। तो ये डाटा को ट्रांसफर करता रहेगा इस तरफ और इधर से एक्नॉलेजमेंट आती रहेगी, हत्ता कि ये फिन का मैसेज भेजेगा। और जब ये सर्वर कहेगा फिन का मैसेज आ गया, फिनिश रहेगा कि मैं कनेक्शन क्लोज करना चाहता हूँ, फिर ये एक्ट मैसेज भेजेगा। अब बेसिकली जब इसको एक्ट मिलेगा तो कनेक्शन कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। ये डायग्राम और ये डायग्राम आपस में सिंक हैं, जो यहाँ पे दिखाई गई है स्टेट्स की वाली इस कॉलम में, यही स्टेट्स वहाँ हैं और यही इस तरीके से पैकेट जा रहे हैं। इसको आपने खुद समझना है। जिसमें ब्लैक वाली सॉलिड लाइन्स हैं वो क्लाइंट के की ट्रांजेक्शन को शो कर रही हैं, जो डैश वाली लाइन है ये सर्वर की है, और जो रेड वाली है ये सर्वर और क्लाइंट दोनों ये वाली ट्रांजेक्शन लेते हैं, ये इसका मतलब। ठीक है जी बात। ये वो स्टेट्स हैं जो वहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। ओके जी, तो ये था जी आपका। अच्छा, ये वो हाफ क्लोज की ट्रांजिशन डायग्राम है कि हाफ क्लोज किस तरह काम करता है, इसको भी आप देखिए, उसके साथ मैच करिए। अब एरर कंट्रोल कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। एरर कंट्रोल कैसे करता है, नॉर्मल ऑपरेशन में तो ये होता है कि आप जो सीक्वेंस नंबर भेजते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था कि जो एक में नंबर आता है, नेक्स्ट जो सीक्वेंस नंबर होगा आपका वही होगा। तो 4001 यहाँ से जब एक में गया तो ये नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर होगा वो 4001 होगा, और ये कह रहा है 1401। मतलब जब ये सर्वर को भेजेगा तो उसमें सीक्वेंस नंबर 1401 होना चाहिए। तो इसने जब एक्ट किया 5001, इसका मतलब यह है कि आपका जो 5000 तक की बाइट रिसीव हो चुकी है और आप मुझे 5001 का जो है ना सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट टाइम भेजेंगे। अब देखें इसने फिर, लेकिन एक्ट में अभी भी ये क्या कर रहा है, 1401 कर रहा है, क्योंकि ये डाटा नहीं भेज रहा है। जब ये डाटा भेजेगा तो उस डाटा का सीक्वेंस नंबर ये क्या लगाएगा, हमेशा 1401 नहीं लगाएगा जब भी लगाएगा। ठीक है जी बात। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है कि जो उधर से ऐड आ रही है वही सीक्वेंस नंबर ये लगा के भेज रहा है, और अगर वो डाटा नहीं भेजा तो बार बार ये रिपीट करेगा 1401 1401 1401, यानी वो ये इसको बार बार बता रहा है कि मैंने आपकी तरफ से 1400 बाइट रिसीव की हुई हैं, और अब आप जो नेक्स्ट मुझे बाइट भेजेंगे डाटा की वो उसका सीक्वेंस नंबर 1401 होना चाहिए। ये बेसिकली इसको बता रहे हैं। अगर इसमें से कोई आपका जो है वो लॉस्ट हो जाता है, तो आप जहाँ लॉस हो जाता है रूल के मुताबिक 701 से लेके 800 तक,
तो इसका सीक्वेंस नंबर 701 है। 701 जो है, अब एक 701 की आई तो आपने पैकेट भेजा 701 सीक्वेंस वाला, लेकिन वो लॉस्ट हो गया। फिर आपने 801 वाला भेजा, वो उसको मिल गया। जब उसको मिल गया तो अभी वो एक वो जो उसको मिल गया, उसने यहाँ पे अपने पास पैकेट को रख लिया। उसको 801 का जो पैकेट मिला है ये वाला, ये पैकेट उसने कहाँ रख लिया, यहाँ पे रख लिया। आउट ऑफ ऑर्डर उसने रिसीव तो कर लिया, लेकिन वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे 701 वाला। 701 वाला चूंकि उसने एक किसकी भेजी थी, 701 की, तो वो सीक्वेंस नंबर 701 एक्सपेक्ट कर रहा था, वो पैकेट पहुंचा ही नहीं, रास्ते में लॉस्ट। तो ये दोबारा से एक किसकी भेजेगा, 701 की, जब तक 701 ना आ जाए। अब चूंकि 701 उसने एक भेजी, इसने अब टाइम आउट होने के बाद, ये देखें आप, 701 वाला पैकेट जो है, ये वाला जो लॉस्ट हुआ था, उसने रीसेंड कर दिया, यहाँ पे रीसेंड किया। अब इसको मिल गया तो इसने वो यहाँ पे जो उसकी जगह थी वहाँ फिट कर दिया। अब ये इसको दोनों मिल गए। अच्छा, जब इसको दोनों मिल गए तो अब इसको पता था कि मैंने ये तो अब रिसीव किया, लेकिन मैं इससे पहले 800 से 801 से लेकर 900 वाला जो पैकेट है वो मैं रिसीव कर चुका हूँ यहाँ पे, जिसमें 900 बाइट्स में रिसीव कर चुका हूँ। तो जो नेक्स्ट मुझे अब एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ जो नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अब, उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या होना चाहिए, 901 होना चाहिए, 901 की ऐड। इस तरीके से आप आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट का पता लगा सकते हैं और एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। सीक्वेंस नंबर की मदद से आप एरर को कंट्रोल कर सकते हैं और डुप्लीकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बात हमने वो अभी पीछे की भी थी कि हमने उसका विंडो का साइज क्या रखना है, और आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव कर सकता है, सिलेक्टिव रिपीट में आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो सकता है। ये वो वाली बेसिकली बात है कि लॉस सेगमेंट। सिमिलरली अगर आपका रीड ट्रांसमिशन फास्ट करनी हो तो वो भी आप इसमें देख लेंगे कि किस तरीके से वो फास्ट हो सकती है, रीड ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाए तो फिर क्या होगा, वो भी देखा जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे वो वाले वही जो हमने पढ़े थे सिलेक्टिव रिपीट के, वो यहाँ पे टोटली दिखाए गए हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चन, बस यहाँ तक था कि आज का